मैं हूं आपके साथ शहजादी कमल। आज हम बात करेंगे ईरान, अमेरिका और खलीजी खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मामले पर अपनी हिकमत अमली तब्दील करने के इशारे दिए हैं। इसी दौरान ईरान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान भी इल्जामात का सिलसिला तेज हो गया। तो आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल सूरत हाल है क्या, अमेरिका का अगला कदम क्या हो सकता है, ईरान किस हद तक मुज़ाहमत करेगा और खलीजी ममालिक इस सारी सूरत हाल में कहां पर खड़े हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो हिकमत अमली बरती है, सबसे पहले तो अमेरिका की तरफ आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मामले पर अपनी हिकमत अमली तब्दील करने की बात की है। अब सवाल यह है कि ये तब्दीली आखिर है क्या? क्या अमेरिका वाकई मुज़ाकरात के बजाय ईरान पर मजीद दबाव डालने की पॉलिसी इख्तियार कर रहा है? और अगर ऐसा है तो वाशिंगटन का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाना है या ईरान पर अपनी शराइत मनवाना? अगर अमेरिका वाकई मुज़ाकरात का रास्ता महदूद करता है तो फिर ईरान के पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगे? सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो मुज़ाकरात सिर्फ उसी वक्त कामयाब होते हैं जब दोनों पार्टियों में से जो है वो किसी न किसी एक मुद्दे पर, एक पॉइंट पर जो है वो मुत्तफिक हो जाएं और समझौता करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अगर अमेरिका ऐसे ही दबाव बढ़ाता रहेगा और ईरान भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा तो फिर दोनों जो ममालिक हैं इनके दरमियान किस तरह जो है मुज़ाकरात होंगे, किस तरह बातचीत आगे बढ़ेगी, किस तरह सूरत हाल बेहतर होगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब, मेरे साथ मौजूद हैं मियां सनाउल्लाह साबिक सफ़ीर हैं, और इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नियाज मुर्तज़ा, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब से। सर, क्या लगता है आपको, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो दबाव बढ़ाने की बात कर रहा है और ईरान जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा, तो अगर दोनों ममालिक इसी तरह बज़िद रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर क्या रास्ता बीच में निकाला जा सकता है कि किसी एक चीज़ पर दोनों मुल्क समझौता कर लें? बहुत शुक्रिया। जहां तक ईरान और अमेरिका की बात है तो दोनों अपनी तरफ से एक ब्रेव फेस के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं जी। और जबकि हकीकत में दोनों की अपनी अपनी कमजोरियां हैं, लेकिन कमजोरियों को वो छुपा रहे हैं इसलिए कि दोनों ने अपने होम फ्रंट को एड्रेस कराना होता है और उनको इस जंग के जरिए और एक अमेरिका की अपनी एक साख है और ईरान का अपना कहते हैं सिविलाइजेशन और स्टैंडिंग है। तो वो भी अपने लोगों को और इसी तरह अमेरिका में इंतखाबात आने वाले मिड टर्म उसकी भी और इस सारे सूरत हाल को देखा जाए तो दोनों ने जो बड़े मुश्किल से पाकिस्तान ने 14 पॉइंट MOU तैयार करवाया था और उस पर दस्तखत करवाए थे और उसके बाद हालात अमन की तरफ जा रहे थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल रहा था, ब्लॉकेड खत्म हो रहा था। लेकिन उसके बाद दोबारा जंग का छेड़ना, जंग का शुरू होना और फिर हमले करना और अब उस पोजीशन में दोबारा कि न जंग है और न अमन है, बल्कि एक फ्रिजाइल किस्म की और अनसर्टन जैसी सिचुएशन है। लेकिन ये एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और इसके अलावा जो न्यूक्लियर इशू है, ये दो बड़े स्टिकिंग पॉइंट्स है। अब अमेरिका तो ये बार बार ट्रंप साहब दावा कर रहे हैं कि कभी भी ये न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा और जबकि ईरान ये समझता है कि जब तक न्यूक्लियर पावर न हो तो इस किस्म के हमले और इस किस्म के दबाव में वो रहेंगे। दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनका जो पॉलिसी है, जो वार स्ट्रेटेजी है, उसका एक हिस्सा है, क्योंकि अगर इससे ईरान दस्तबरदार हो जाता है तो उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है। और दूसरी तरफ अगर ट्रंप इसको ईरान के हवाले कर देते हैं टोटल कंट्रोल के लिए, तो उसके जो हलीफ है वो मिडिल ईस्ट में जो बाकी गल्फ ममालिक है, इसके अलावा ओमान है, इसके अलावा सऊदी अरब और बाकी है, तो वो उससे नाराज हो जाते हैं और वाकई वो भी एक किस्म के स्टेक होल्डर खुद को समझते हैं, खुसूसी तौर पर ओमान जो है। तो फिर ये बातचीत हुई ओमान और ईरान के दरमियान कि चलो एक नॉर्दर्न स्ट्रीम है या इन बोर्ड है, दूसरा सदर्न स्ट्रीम या इन बोर्ड है, तो दोनों को अपना अपना कंट्रोल करें। लेकिन पासदारान इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब जो मुश्किल सूरत हाल ये है कि एक तरफ पर हूती और सऊदी अरब के दरमियान उधर जंग जारी है, बाबुल मंदब जो आखिरी कार्ड था ईरान ने वो खेल दिया,
अपने प्रॉक्सीज के जरिए, और दूसरी तरफ यूएई पर जो हमले हुँ, हुए हैं 2 मिसाइल के, उसके नतीजे में यूएई ने ईरान के साथ अपनी तिजारत और ट्रेड जो है वो पूरी तरह से मुअत्तल कर दिए। ईरान पर अभी जो इकोनॉमिक दबाव है वो तकरीबन $21 बिलियन का यहाँ यूएई से सैंक्शंस को बचाते हुए या साइड लाइन करते हुए उधर उनकी तिजारत होती थी और एसेंशियल आइटम्स उधर पहुंचते थे। जी, जबकि ईरान ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी काफी स्ट्रेन में है और 19 लाख जो वो रियाल है ईरानी, वो $1 के बराबर है। या तुमन जो है वो तकरीबन 44,000 तुमन जो है $1 के बराबर है। और जी, इसके अलावा अगर ये तिजारत भी उस पर बंद हो जाती है तो एक चाइना है जो उनके साथ उसकी तिजारत है। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद रहेगा, पहले तो जबली आली पर आता था और फिर उधर से छूटे जहाजों के लिए उधर पहुंच जाता था ईरान, अभी वो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा सही। क्योंकि खुद यूएई ने खुद से हाथ खींच लिया है। तो मुझे यूं लग रहा है कि अभी ईरान पर मुस्तकिल जो दबाव बढ़ा रहे हैं वो इकोनॉमिक है, वो एक इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन है और फिर वो ब्लॉकेड है। और तीसरी बात ये कि जंग को ईरान प्रोलॉन्ग कराना चाहता है ये, लेकिन ये प्रोलॉन्गेशन इसकी काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है। इसलिए कि अगर दुनिया का तेल, दुनिया के जो राहदारी है या सी लेन्स है या इसके अलावा उनकी जो तिजारत और एनर्जी, अगर ये क्राइसिस होते हैं और इन्फ्लेशन होती है तो जाहिर है कि फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज मैटर करता है। और अगर वो मैटर करता है तो इसके दुनिया जाहिर है कि फिर ईरान की तरफ भी देखेगा और अमेरिका पर भी यही दबाव है, जी, डिप्लोमेटिक दबाव है कि इसको खोला जाए। और तो ये सूरत हाल है और मेरे ख्याल में कि ईरान में भी हार्ड लाइनर्स है और इसी तरह ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में भी हार्ड लाइनर्स है। और जी। तो अच्छे एमओयू था और बड़े मुश्किल से जो बना था, पाकिस्तान ने बड़ी डिप्लोमेटिक कोशिश और मिलिट्री डिप्लोमेसी और इसके अलावा बड़े अच्छे तरीके से दोनों को राजी किया था। उनको दोनों ने एक किस्म के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के हवाले कर दिया। जी, जी। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अब दोबारा एमओयू, क्योंकि फ्रेमवर्क तो वही है, अगर दोबारा बातचीत शुरू करते तो उसी फ्रेमवर्क में शुरू करेंगे। लेकिन इसके लिए तैयार होना बड़ा जरूरी है। और मैं समझता हूं कि दोनों पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से एक दूसरे को तका रहे हैं, एक वार फटीग उन पर ला रहे हैं, इकोनॉमिक फटीग उन पर ला जी, रहे हैं। और ताकि और प्लस दुनिया को भी इस तरफ एजिटेट करना है कि वो ईरान पर भी दबाव डाले और इसके अलावा अमेरिका पर बिल्कुल, भी क्योंकि दबाव। पूरा खित्ता लेकिन जो है वो इससे मुतासिर हो रहा है। सिर्फ़ इस अब ये पे ईरान और स्पेलिंग जो है अमेरिका की वो बात नहीं रही है, ये पूरे खित्ते को जो है वो मुतासिर कर रही है। मियां सरा साहब, सारी गुफ्तगू सुनी आपने, क्या लगता है आपको? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि यूएई की जानिब से ईरान पर मिसाइल हमले का इल्ज़ाम भी लगाया गया, जबकि ईरान ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद भी कर दिया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान और यूएई के दरमियान ये जो कशीदगी है, क्या ये आपको लगता है कि ये एक नए इलाकाई महाज़ की शक्ल इख्तियार कर लेगी, या इसमें कुछ बेहतरी आप जो है वो मुतवक्के कर रहे हैं? बेहतरी तो मैं मुतवक्के नहीं कर रहा, लेकिन है ना, ये डायरेक्ट इनके पास आपस में जंग नहीं होगी। और क्योंकि यूएई मुकाबला नहीं कर सकता ईरान का, और लेकिन उसके पास ताकत है कि बहुत सारे ईरान का सरमाया उधर इन्वेस्ट हुआ है। लोगों ने करप्शन का पैसा है, इवन आईआरजीसी का भी है ना, कि कमांडर्स का पैसे वहाँ मौजूद हैं, वो उसको यूज कर सकते हैं। और फिर जो ओवरसीज ईरानी हैं, जो अमेरिकन है, और वो अपने बच्चों को ना तालीम यहाँ दिला रहे हैं दुबई में, तो वो उस सोर्सेज को वो यूज कर सकते हैं। अगर अदरवाइज तो मेरा नहीं ख्याल कि डायरेक्ट ऐसे ही हो, वरना उनके 4 है ना जजीरे हैं जिनका आपस में कंट्रोवर्शियल है, उनके कंट्रीज के दोनों कंट्रीज के दरमियान। लेकिन उन्होंने कभी उस पर लड़ाई उस तरीके से नहीं की जिस तरह हम समझते हैं जंग होती है। तो वो तो मुश्किल है। बाकी रहा जो बातें अभी तक की गई हैं, जी, उसमें थ्रेट लेवल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, स्टेलमेट नहीं है। अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि बहुत अजीब किस्म के बयानात आ रहे हैं। न्यू यूएस टेरिटरी बनाया जा रहा है या थ्रेट किया जा रहा है उसको, हॉर्मज़ को। और उसके बाद
ईरान भी ओवरप्ले कर रहा है अपनी कंट्रोल को, और IRGC के कमांडर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो काफ़ी थ्रेटनिंग है। अब बाकी रहा कि जी पॉसिबिलिटी डिप्लोमेसी की कहाँ तक है, वो तो सही। अपने तौर पर चल रही है बिहाइंड द सीन, लेकिन उसकी सक्सेस के चांसेस अभी तो नहीं नजर आते, इतने वाजे तौर पे नजर नहीं आ रहे। लेकिन फैसला तो गुफ्तगू के जरिए होगा। MOU जो इस्लामाबाद में साइन हुआ था, वो एक तरह का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तो बन बन चुका है, लेकिन दोनों मुल्कों ने रिजेक्ट किया है, तो वो उसको उस तरह तो फॉलो नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको वो मदर डॉक्यूमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। अभी मसला जो है सीक्वेंस का है, प्रायोरिटी अमेरिका की इस वक्त शिफ्ट हो गई हुई है, जी। और इसी तरह ईरान की प्रायोरिटी भी बहुत ज्यादा टर्न ले चुकी है। अब उनके पास एक ही चीज है जो साबित करने के लिए कि वो हारे नहीं या वो जीते हैं, वो है हुर्मुज़ पे मैनेजमेंट कंट्रोल। और जो भी ये साबित कर पाएगा कि उसका कंट्रोल है, वो समझा जाएगा वो जीत गया। और दोनों मुल्कों में से कोई ऐसा सूरत हाल नजर नहीं आती जो इस पे राजी हो जाए, क्योंकि इसमें कोई विन विन नहीं सिचुएशन नहीं है, इसमें हार है या वो कंप्रोमाइज है, और ये दोनों चीजें कोई भी मुल्क अपने तौर पे करने को तैयार नहीं है, इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। बाकी दोनों मुल्क चाहते हैं जी। कि ये मसला हल हो। ईरान तो चाहता है कि ये मसला परमानेंटली हल हो, लिमिटेड वो पीस या स्टेबिलिटी नहीं चाहता, क्योंकि ट्रस्ट की कमी है। और उधर से अमेरिका चाहता है कि जल्दी से ये फैसला हो जाए, ताकि वो एक ना सुरखाब का पर लगा के अपने ना कंट्रीज को बता सके कि जो कुछ स्पेंड हुआ वो वेल स्पेंड, और ना उन्होंने ईरान को तबाह कर दिया, उनकी जिस तरह के वो क्लेम है वो सारे जस्टिफाइड और वैलिड है। अब सही। कोई थ्रेट नहीं होगा, ना उनके अलाइज को, ना अमेरिका को, ना वर्ल्ड को ऑन दी होल। ये थोड़ा सा नामुमकिन सी बात लगती है, और इसलिए देर लगेगी, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। सही। अच्छा डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा साहब, ये देखिए एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि ख़लीजी जो ममालिक हैं इसमें तेल की आलमी मार्केट है, इसमें समुद्री तिजारत है और इस सारी कशीदगी से ये बराह रास्त जो है मुतासिर हो रही है। तो क्या अगर अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाकर अपने मतलूबा नताइज हैं उनको हासिल करने में आपको लगता है कि कामयाब हो जाएगा, या फिर इससे सारा जो ख़ित्ता है वो मज़ीद जो है वो बदहाली की तरफ जाएगा? क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं वो अपनी-अपनी बात से, अपने-अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत। आप ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो एक नई हिकमत अमली अपना रहे हैं। अब हिकमत अमली में तो हिकमत होती है और अमल होता है। अब जो नई उन्होंने पोजीशन बनाई है, ना उसमें हिकमत नजर आ रही है, ना उसमें कोई अमल आ रहा है। अब उन्होंने बिल्कुल। बातचीत करके देख ली इस तरीके से कि जी ईरान को किसी तरह मजबूर किया जा सके कि वो तमाम शराइ जो हैं वो अमेरिका की मान लें, उससे बात नहीं चली के भी देख लिया और उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। ईरान अपनी पोजीशन से टस से मस नहीं हुआ। अब सूरत हाल ये है कि ना बातचीत की इस वक्त गुंजाइश है, ना मजीद जंग की इस वक्त गुंजाइश है, चूंकि अमेरिका और इजराइल दोनों में जो है इलेक्शन जो है वो अराउंड द कॉर्नर है। इजराइल के इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में है और अमेरिका के जो इलेक्शन है वो नवंबर के बिल्कुल शुरू में है। तो अब इतनी गुंजाइश तो नहीं है अमेरिका के पास कि वो दोबारा नवंबर से पहले कोई जंग करके फैसला कुन उससे नताइज हासिल कर सके। तो अब उन्होंने जो लगता है एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली है कि जो ना बातचीत, ना जंग और ना उसमें कोई नया पहलू उन्होंने बताया है। हो सकता है वो अब सैंक्शंस की तरफ जाए, मगर कोई नए सैंक्शंस उन्होंने नहीं अभी तक अनाउंस किए। और फिर ये कि सैंक्शंस तो वो 20-25 साल से लगा रहे हैं ईरान पे। ईरान को आदत हो गई है, किसी ना किसी तरह वो मैनेज कर लेता है। तो अब जहां मेरा ख्याल है सूरत हाल खड़ी है, और गिवन द फैक्ट कि अब जो अमेरिका है वो तो अपनी इंटरनल मामलात में मशगूल हो जाएगा, जो कि उनके इलेक्शंस हैं।
सही। अच्छा, मगर इस स्ट्रेटेजी से भी जो है ट्रम्प को नुकसान ही रहेगा कि ना जंग ना बातचीत, क्योंकि हुर्मुज जो है वो तो तकरीबन बंद ही पड़ी है, ट्रिकल जो है शिप्स का वो सिर्फ निकल पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जो है ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ती रहेंगी, जी। या कम से कम जिस लेवल पे हैं उस पर तो मौजूद रहेंगी, जो कि नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। और इसका मतलब है कि जो अमरीकी कंज्यूमर्स हैं वो, इसका गालिब इम्कान है कि इलेक्शन डे तक जो है हायर ऑयल प्राइसेस जो है वो पे करते रहें। तो उसका भी खमियाजा जो है वो ट्रंप और उसकी पार्टी को जो है भुगतना पड़ेगा। तो अब मेरा ख्याल है इस दौरान जो है वो अपनी आपस में सलाह मशवरा करते रहेंगे, मगर कोई बहुत बड़ा जो है इनिशिएटिव नए किस्म का मुझे उम्मीद कम है कि इलेक्शन से पहले जो है अब शुरू हो पाएगा। एक दफा इलेक्शन हो जाता है, इस दौरान जो सूरत हाल बनती है मेरे ख्याल है उसको तो सर, मद्देनजर जब रखते तक हुए फिर इलेक्शन नहीं अमेरिका की होते, अपनी जब कोई तक इलेक्शन नहीं होते, क्या उस वक्त तक जो है वो अमेरिका ईरान इस सिचुएशन को जो है वो कैरी कर पाएगा? क्योंकि कोई भी तनाज़ा जब बहुत लंबा हो जाता है तो फिर उसका बराह रास्त असर जो है वो आम शहरियों पर भी पड़ता है, तिजारत पर पड़ता है, मईशत पर पड़ता है, बुनियादी सहूलियात पर पड़ता है। तो ईरान इस इशू को, इस तनाज़े को कितनी देर तक बरकरार रख सकता है? उनके इलेक्शन तक ये बरकरार रख पाएगा? अब ईरान को तो एक तरीके से आदत है, 20-25 साल से वो किसी ना किसी तरह झेल रहा है। अब सही। वो उनका ओमान से भी कुछ अग्रीमेंट जो है वो होने वाला है, तो हो सकता है उसके जरिए उनकी कुछ जो है टैक्सेस वगैरह लगा के वो कुछ अपनी कमाई कर ले। मगर ईरान की तरफ से कोई ऐसा आपको जो है रिएक्शन नहीं नजर आ रहा जिससे ये लगे कि जी ईरान जो है अब गिव अप करने के लिए तैयार है। पिछले 2-3 दिन में जो है उन्होंने काफी इंटरनल चेंजेस किए हैं अपनी जो सिक्योरिटी कमांड है, और जो बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं उनमें ज्यादा जो है हार्ड लाइनर्स जो है उनको रखा गया है। और अब उसकी कोशिश ये है ईरान की कि एक तो ये हुर्मुज बंद रहे, उससे प्रेशर पड़े अमेरिका पे, और फिर जो है मजीद जो उसकी प्रॉक्सीज हैं इराक में, यमन वगैरह में, उनके जरिए जो है मजीद प्रेशर डाला जाए। अब आपने देखा होगा कि हुतीज जो हैं वो भी काफी एक्टिव हो गए हैं पिछले दिनों में। तो बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है ईरान भी इस मामले को नहीं बढ़ाएगा, सही। मगर हल्का हल्का वो प्रेशर जो है डालता रहेगा अमेरिका पे, ताकि उसका जो नुकसान है वो होता रहे। और इसी तरह जो है जो बाकी ममालिक हैं उन पर भी प्रेशर रहेगा जब तक हुर्मुज बंद है। तो एक स्टेलमेट सा मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। सही। और मेरा ख्याल है ये स्टेलमेट अब टूटेगा तो जब एक दफा इलेक्शंस हो जाए अमेरिका में और एक कोई नई स्ट्रेटजी वहां से आए। इस दौरान मेरा ख्याल है जो ये ग्रुप है पाकिस्तान का, कतर का, या टर्की का, इजिप्ट का, सऊदी अरब, वो अपनी कोशिशें जारी रखेगा कि जी मामला जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़े ना। पाकिस्तान के भी बयानात आए, टर्की के भी बयानात आए कि जी जी। इस मामले को सुलझाएं। तो मेरे ख्याल में एक बिहाइंड द सीन्स जो है हल्की हल्की जो है बातचीत चलती रहेगी थ्रू दीज हल्की-हल्की बातचीत चलती रहनी मीडिएटर्स के चाहिए जी ताकि मामले मामला को जो किस है वो तरफ कुछ हद ले तक जाया जाए, बेहतर मगर हो। कोई बहुत जी, जी। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब बताइएगा, अगर अमेरिका के इलेक्शन से पहले यूएई ईरान के साथ अपनी तिजारत या माली मामलात महदूद करता है, तो फिर ईरान की मईशत पर किस हद तक असर पड़ सकता है? क्योंकि वो तो काफ़ी अरसे से ये सारी चीज़ें झेल रहे हैं। देखो, उनके मईशत का तो मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा चाइना के साथ था और इसके अलावा यूएई के साथ था। जी। और जितने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह थे वो सारे यूएई के जरिए जाते थे। जी। और इसके अलावा बाकी जो वो तिजारत की जो ईरान की तरफ से थी वो मोस्टली पेरिशेबल आइटम जो कि फूड आइटम्स होते थे, वो उधर से आते थे। लेकिन इसका जो तनासुब था वो तकरीबन 21 बिलियन डॉलर, जो तकरीबन 20 बिलियन डॉलर ये फेवर में था इसका यूएई का। तो जाहिर है कि ईरान सैंक्शंस में था और इस सैंक्शंस को यूएई एक मेरे ख्याल में कि अमेरिका को तो पता था, बाकी को भी, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसको वो
एक किस्म का साइड किक कर रहा था या एक किस्म का बाईपास कर रहा था, और सही। इस बाईपास में ईरान को बड़ा फायदा था। और अच्छा। लेकिन अब जो वहां पर मैंने आपको बता दें कि जो करेंसी रेट है वो क्या हो गए। दूसरी बात ये है कि अभी पासदारान या इसके अलावा IRGC जिसको कहते हैं, या हम्म। जो उनके जो हार्ड लाइनर्स हैं, वो इस चीज को बहुत ज्यादा, क्योंकि हम जीत चुके हैं, अमेरिका हार चुका है, अमेरिका पसबाई ले रहा है, ट्रंप को ये हो रहा है, और ये चीजें हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि अमेरिका सुपर पावर है और उसका स्टेमिना बहुत ज्यादा है हम्म। लंबी जंग लड़ने का। दूसरी बात यह आ जाती कि जब तक यहाँ पर कोई फैसला नहीं होता तो मेरे ख्याल में अमेरिका पूरी तरह से इस खित्ते से नहीं निकलेगा। और अमेरिका ने मेरे ख्याल में किया अब एक और भी, कि यहाँ पर एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आ गया, और वो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पाकिस्तान के, खुसूस हमारे जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब है, उनकी कोशिशों से वजूद में आया, जो जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, जो मक्का एग्रीमेंट के तौर पर जाना जाता है, वो वजूद में आ गया। अब ये यहाँ पर जड़ें पकड़ेगा, एक मैग्नेट की तरह का काम करेगा, और फिर जो छोटे ममालिक है ये भी इसकी तरफ आएंगे, इनकी तरफ पुल फैक्टर होगा। और फिर अगर इसमें शामिल हो जाता है मिस्र भी, तो एक ज्यादा क्वाड वाली सिचुएशन हो जाएगी, और फिर इसके असरात जो है वो इसराइल पर बहुत ज्यादा पड़ेंगे, सही। क्योंकि उसके गिर्द तकरीबन ये सारे ममालिक आ जाएंगे, तो उसका जो फैलाव है या जो ग्रेटर इसराइल है, उसके डिजाइन्स काफी पीछे चला जाएंगे। लेकिन मैं एक बात का और भी देखता हूं कि इसराइल का अमेरिका में बहुत बड़ी लॉबी है, और इलेक्शन से पहले ट्रंप साहब चाहेंगे कि इसराइल को ऑन बोर्ड ले ले, और इसराइल गेम स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है। तो अगर इसराइल ने फिर ट्रंप साहब को राजी कर दिया जंग के लिए, हम्म। और इस दौरान उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को रिकूप कर लिया, तो फिर उनमें ये चीज है कि शायद दोबारा इस इलेक्शन से पहले दोबारा कोई जंग हो जाए। इसी तरह सही। ईरान भी अपने जो ड्रोन फ्लीट है, इसके अलावा उनके जो मिसाइल्स है, उसको भी बड़ी तेजी से रिकूप कर रहा है, ताकि वो ऐसे हालात के लिए तैयार रहे। तीसरी बात यह जाती है कि आया ईरान इस जंग के बाद, या जो ये नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आ गया, इसमें हिस्सा बन सकता है या नहीं बन सकता। लेकिन नियर फ्यूचर में तो इसके इम्कानात बहुत कम है, इसलिए कि देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन दी गल्फ स्टेट्स एंड ईरान, क्योंकि हमले हुए हैं। और फिर ईरान, ये भी उसकी स्ट्रेटेजी है कि अगर अमेरिका या इसराइल हमला करता है, तो वो अरबों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनके जो अड्डे हैं या बाकी जो उनके मकामात है, वल्नरेबल पॉइंट्स है, उन पर वो हमला कर देता है, और सही। अपने प्रॉक्सीज को भी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये अरब्स के लिए भी या गल्फ स्टेट्स के लिए भी एक खतरा है, बिल्कुल। और एक उनके मईशत पर भी बहुत बड़ा ड्रेन है, अनसर्टन सिचुएशन है। जो सही। अनसर्टनिटी है, और अनसर्टनिटी और दूसरी तौर पर डिस्ट्रस्ट, ये बड़े डेंजरस कॉम्बिनेशन है। और ये डेंजरस कॉम्बिनेशन है, इसको ना आप इसको एक पीसफुल निगोशिएशन की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, और न एक बड़ी हॉट वॉर की तरफ। लेकिन किसी भी वक्त ये इन्फ्लिग्रेट भी हो सकता है, मतलब ये शुरू भी हो सकता है, सही। सही। इसलिए कि दोनों ट्रिगर हैप्पी है। और जब दोनों ट्रिगर हैप्पी हो, तो जो वही वाली डुअल वाली बात है, जो पहले वो ट्रिगर को दबा ले, ये भी है। क्योंकि पासदारान भी उस तरीके से बहुत ज्यादा इसमें उनकी जो गिरफ्त है हुकूमत पर, और सही अदरवाइज कह। बहुत ज्यादा है। जी जी फिर जी जी। ईरान के अपने अंदरूनी हालात को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, कि वहां पर भी लोगों को इकट्ठा करना, और फिर इक़्तिसादी बदहाली में खुसूसी तौर पर उनको ज्यादा बर्दाश्त करना, ये भी उनके लिए बड़ा जरूरी है। जी। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। अच्छा मियाँ सना साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पासदारान इनक़िलाब ने यूएई से मुंसलिक एक टैंकर को भी कब्ज़े में लिया है, लेकिन मामला सिर्फ़ टैंकर का नहीं है। सवाल यहाँ पर ये है कि क्या समुद्री रास्ते अब ईरान और ख़लीजी ममालिक के दरमियान जो है, ये दबाव बढ़ाने का असल वजह बन रहे हैं, ज़रिया बन रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? बेसिकली ये सिर्फ अपना लेवरेज को ना बढ़ाने की बातें हैं, और ना उसमें उनको कामयाबी भी है।
क्योंकि इसके साथ इंश्योरेंस और ना दूसरे जितने भी जहाज हैं वो नहीं गुजरना, उनके लिए गुजरने की कोई हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती ना होते हैं। और फिर जब कंबाइंड हो जाए दूसरी चीज़ें उसके साथ इंश्योरेंस और उसकी वैल्यू ऑफ द कार्गो, वो बर्दाश्त कोई कंपनी है, बहुत बहुत कम कंपनी है कर सकती है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल के मुताबिक ये सारे अपना जो है थ्रेट दे जो थ्रेट दे रहे हैं उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसको टफन कर रहे हैं, और वो उसका देख रहे हैं, पोजीशन को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सख्ती दोनों तरफ से आपको नजर आती है। जी पासदारान की आपने बात की है, वो बहुत ज़्यादा लीडरशिप सख्त है, और उनकी लैंग्वेज अगर आप देखें तो वो लगता ये है कि वो एक गरीब मुल्क नहीं है, एक ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी माशियत अबतरी की तरफ जा रही है, बल्कि वो भी कोई कोई सुपर पावर है। ये बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने साबित किया अपनी रेजिलियंस से, अपने रिजॉल्व से, अपने ना फाइटिंग है ना स्पिरिट से, कि वो किसी से कम नहीं है। वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी रजीम की बका के लिए लड़ मरने को तैयार है और तैयार रहेंगे। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हमें नहीं पता, हमारे पास कोई वो नहीं है, फाइनल हतमी किस्म की फिगर नहीं है कि उनके पास स्टॉक पाइल ऐसे हैं, या उनकी माशियत इतनी का है, या उनके अवाम उनका इतना साथ देने को तैयार है, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी तो है नहीं उस तरह की। और है ना जब जुलूस होते हैं वो भी जुलूस ना जी स्पॉन्सर्ड होते हैं, और मैं वहाँ खुद रहा हूँ और मैं इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ हूँ। बाकी ना जब ये सांप जो सामने आ रहा है अमेरिका की सूरत में, अगर ये एक बिल्कुल तरफ हट सर, जाता है ईरान अपनी तो खुद फिर जो मुख्तारी से पीछे हटने को तैयार नहीं है और ना ही वो पीछे हटेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, चूँकि वक़्त बहुत कम है और हमारा ये सेगमेंट ख़त्म हो गया है। डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ दोबारा नहीं आ सके, इंशाल्लाह फिर किसी मौज़ू पर आपकी खिदमत लेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब, मियाँ सनाउल्लाह साहब, डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा साहब, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर हुआ एक छोटे से ब्रेक का वक़्त, कहीं मत जाइएगा।